प्रिय विद्यार्थियों, आज हम राजस्थानी भाषा के प्राचीन स्वरूप डिंगल पर बात करेंगे। डिंगल राजस्थानी वर्ग के 4 प्रमुख भेदों में पश्चिमी राजस्थानी या मारवाड़ी के साहित्यिक रूप को डिंगल कहते हैं। तो डिंगल में प्राचीन साहित्य प्रचुर मात्रा में मिलता है, गद्य और पद्य दोनों में ही। विशेष रूप से पद्य में हम रासो साहित्य में भी डिंगल शैली का प्रयोग देखते हैं। तो आज हम राजस्थानी भाषा के प्राचीन स्वरूप डिंगल पर विस्तार से बात करेंगे। डिंगल शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में बात करेंगे, डिंगल के साहित्यिक रूप पर बात करेंगे और साथ ही हम डिंगल की विशेषताओं पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि डिंगल क्या है। तो आज हम बात करेंगे राजस्थानी भाषा का प्राचीन स्वरूप। राजस्थानी भाषा का प्राचीन स्वरूप डिंगल। राजस्थानी, क्योंकि राजस्थानी विभाषा है या उपभाषा है राजस्थानी विभाषा का प्राचीन स्वरूप राजस्थानी विभाषा का प्राचीन स्वरूप डिंगल पर हम आज बात करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे कि डिंगल क्या है। तो ध्यान देना, डिंगल किसे कहते हैं। डिंगल के संबंध में राजस्थानी भाषा और साहित्य नामक ग्रंथ में डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया लिखते हैं कि राजस्थानी उपभाषा के पश्चिमी राजस्थानी या मारवाड़ी के साहित्यिक रूप को डिंगल कहते हैं। तो ध्यान देना, राजस्थानी के पश्चिमी राजस्थानी या मारवाड़ी के साहित्यिक रूप को डिंगल कहते हैं। कौन कहते हैं? डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया। तो हम संदर्भ के साथ बात करेंगे। डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया के अनुसार डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया ने राजस्थानी पे बहुत काम किया है। उनमें उनकी राजस्थानी भाषा और साहित्य नामक ग्रंथ को हमने आधार बनाया है। डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया के अनुसार जो राजस्थानी भाषा और साहित्य में लिखते हैं, क्या लिखते हैं? वे लिखते हैं कि राजस्थानी उपभाषा के पश्चिमी राजस्थानी या राजस्थानी उपभाषा के पश्चिमी राजस्थानी उपभाषा के पश्चिमी राजस्थानी या मारवाड़ी राजस्थानी उपभाषा के पश्चिमी राजस्थानी या मारवाड़ी के साहित्यिक रूप को डिंगल कहते हैं। ऐसा कौन कहता है? ऐसा डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया राजस्थानी भाषा और साहित्य नामक पुस्तक में उल्लेख करते हैं डिंगल के संदर्भ में कि राजस्थानी उपभाषा या विभाषा के पश्चिमी राजस्थानी या मारवाड़ी के साहित्यिक रूप को डिंगल कहते हैं। ध्यान देना, राजस्थानी के डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने 4 भेद किए हैं। पश्चिमी राजस्थानी,
पूर्वी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी और दक्षिणी राजस्थानी। उन 4 भेदों में पश्चिमी राजस्थानी को मारवाड़ी भी कहते हैं और इस पश्चिमी राजस्थानी या मारवाड़ी के साहित्यिक रूप को डिंगल कहते हैं। ये तो डिंगल के संदर्भ में होगा। तो ध्यान देना, मारवाड़ी के लिए डिंगल शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया है? अगर इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है तो ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि डिंगल शब्द का प्रयोग सबसे पहले भाषा और शैली के संदर्भ में किसने किया है? तो ध्यान देना, मारवाड़ी के लिए डिंगल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जोधपुर के कविराज बांकीदास ने किया। चूंकि वो भांडियावास बाड़मेर के वर्तमान में है, उस समय जोधपुर राज्य माना जाता था। तो यहाँ ध्यान देना है, हम लेंगे कि मारवाड़ी के लिए डिंगल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कविराज बांकीदास ने किया है। कब किया है? 1871 विक्रमी संवत में। और उनकी रचना है कुकवि बत्तीसी नामक, उसमें उन्होंने सबसे पहले किया है। तो मारवाड़ी के लिए डिंगल शब्द का प्रयोग, मारवाड़ी के लिए डिंगल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम, ध्यान देना, मारवाड़ी के लिए या पश्चिमी राजस्थानी के लिए डिंगल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कविराज बांकीदास ने किसने किया है? कविराज बांकीदास ने, ध्यान देना, कविराज बांकीदास ने 1871 विक्रमी संवत में, 1871 विक्रमी संवत में अपने ग्रंथ कुकवि बत्तीसी में किया है। अपने ग्रंथ कुकवि बत्तीसी में अपने ग्रंथ कुकवि बत्तीसी में किया है। कब किया है? विक्रमी संवत 1871 में। किसने किया? कविराज बांकीदास ने किया है। कुकवि बत्तीसी नामक उनकी पुस्तक है, उसमें पहली बार इसका जो है मारवाड़ी के लिए जो है डिंगल शब्द का प्रयोग किया गया। हमने ये कहा कि मारवाड़ी के साहित्यिक रूप को डिंगल कहते हैं। तो बांकीदास और उनके वंशज बुद्धा जी ने, ध्यान देना, बांकीराज उनके वंशज बुद्धा जी ने उन्होंने डिंगल नाम दिया था, लेकिन बाद में धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कालांतर में पिंगल की तर्ज पर डिंगल हो गया। तो ध्यान देना, बांकीदास और उनके वंशज बुद्धा जी ने, बांकीदास और एक नाम मिलता है बुद्धा जी ने इसके लिए डिंगल शब्द का प्रयोग किया था। बांकीदास और बुद्धा जी ने डिंगल नाम दिया था। ध्यान देना है, यह महत्वपूर्ण है। उन्होंने क्या नाम दिया था? डिंगल नाम दिया था। डिंगल नाम दिया था। फिर आगे चलकर पिंगल के आधार पर डिंगल हो गया। पिंगल के आधार पर
डिंगल हो गया। तो ये ध्यान देना कि डिंगल है क्या, राजस्थानी वर्ग का पश्चिमी राजस्थानी या मारवाड़ी जिसे हम कहते हैं। मारवाड़ी के साहित्यिक रूप को डिंगल कहते हैं। और डिंगल शब्द सबसे पहले किसने दिया है? बांकी दास ने दिया है। किस ग्रंथ में? कुकवि बत्तीसी में 1871 विक्रमी संवत में इन्होंने प्रयोग किया है। चूंकि बांकी दास और उनके वंशज बुद्धा जी ने डिंगल नाम दिया था, लेकिन बाद में पिंगल के आधार पर, पिंगल की तर्ज पर इसे डिंगल कहा जाने लगा, या इसका डिंगल जो है उच्चारण हो गया। तो ध्यान देना, शुरू में इसका नाम क्या था? डिंगल था, और फिर आगे चलकर पिंगल की तर्ज पर इसे डिंगल भी कहा डिंगल कहा जाने लगा। डिंगल का विकास गुर्जरी अपभ्रंश से माना जाता है, और एक अर्थ में इसे अपभ्रंश राजस्थानी की शैली भी कहते हैं। वैसे देखा जाए तो डिंगल शैली में अधिकांश साहित्य जो मिलता है, चारण कवियों का साहित्य मिलता है। और डिंगल कविता कैसी है? वीर रस प्रधान कविता है। तो ध्यान देना है, हम इसकी बात कर रहे हैं। डिंगल का विकास गुर्जरी अपभ्रंश से हुआ। जो महत्वपूर्ण बिंदु है, परीक्षा में आ सकते हैं डिंगल से संबंधित। डिंगल का विकास, ये सब कुछ आपको डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया के हिंदी भाषा और साहित्य नामक ग्रंथ के आधार पर जो है बताया जा रहा है। डिंगल का विकास गुर्जरी अपभ्रंश से हुआ। ठीक है, डिंगल का विकास गुर्जरी अपभ्रंश से हुआ। एक अर्थ में से अपभ्रंश, एक अर्थ में एक अर्थ में से अपभ्रंश राजस्थानी की शैली कहते हैं। अपभ्रंश व राजस्थानी की शैली कहते हैं। ध्यान देना है, ब्रिज और अपभ्रंश का योग पिंगल कहलाता है। उसी तरह इसे डिंगल को अपभ्रंश राजस्थानी की शैली कहते हैं। डिंगल शैली में अधिकांश साहित्य चारणों ने लिखा है। डिंगल कविता मुख्यतः वीर रस प्रदान और ओज गुण युक्त है। डिंगल काव्य प्रधानतः चारण कवियों द्वारा रचा गया है। आवश्यक नहीं है कि सभी चारण कवि, लेकिन प्रधानतः चारण कवियों द्वारा रचा गया है। डिंगल वीर रस प्रधान व ओज गुण युक्त है। डिंगल काव्य वीर रस प्रधान व ओज गुण युक्त है। डिंगल काव्य वीर रस प्रधान व ओज गुण युक्त। डिंगल काव्य वीर रस प्रधान व ओज गुण युक्त है। डिंगल काव्य
में सांग रूपक अलंकार का विशेष रूप से प्रयोग होता है। और डिंगल का लोकप्रिय जो अलंकार है वो वयण सगाई अलंकार है, जो शब्दालंकार है डिंगल काव्य में। सांग रूपक अलंकार का विशेष सांग रूपक अलंकार का विशेष रूप से प्रयोग होता है। वयण सगाई डिंगल का प्रिय अलंकार है। वयण सगाई वयण सगाई वयण सगाई शब्दालंकार वयण सगाई शब्दालंकार डिंगल का प्रिय अलंकार है। वयण सगाई शब्दालंकार डिंगल का प्रिय अलंकार है। तो ये डिंगल के संबंध में कुछ बिंदु जिन पर हमने बात की। अब हम बात करेंगे डिंगल शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में कि डिंगल शब्द की व्युत्पत्ति जो है किससे हुई है। क्योंकि इसका जब सबसे पहले प्रयोग बांकी दास करते हैं तो वह डिंगल के अर्थ में करते हैं। तो डिंगल की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न मत। अब हम बात करेंगे डिंगल शब्द की उत्पत्ति के संबंध में। डिंगल शब्द की उत्पत्ति के संबंध में डिंगल शब्द की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न मत। डिंगल शब्द की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न मत, अलग अलग मत मिलते हैं। तो यहाँ हम जिन जिन भाषाविदों ने, जिन विद्वानों ने डिंगल पर या राजस्थानी साहित्य पर काम किया, उन्होंने अपने अपने हिसाब से तर्क दिए हैं, तो उन पर हम बात करेंगे। इस शब्द के संबंध में पंडित रामकरण आसोपा लिखते हैं। पंडित रामकरण आसोपा के अनुसार डिंगल शब्द की उत्पत्ति डंगी धातु से हुई है। डिंगल शब्द की उत्पत्ति डंगी धातु से हुई है। डिंगल शब्द की उत्पत्ति डंगी धातु से हुई है। यह भी उल्लेख आपको डॉक्टर मोतीलाल वेनारिया के हिंदी भाषा और साहित्य नामक ग्रंथ में मिलता है। इसी तरह से ठाकुर किशोर सिंह बारठ इसकी उत्पत्ति डीड धातु से मानते हैं। ठाकुर किशोर सिंह बारठ के अनुसार
ठाकुर किशोर सिंह बारठ के अनुसार डिंगल शब्द की उत्पत्ति डीड धातु से हुई है। उनका मानना है कि डिंगल शब्द की उत्पत्ति डीड धातु से हुई है। ध्यान देना, उनका मानना है कि डिंगल शब्द की उत्पत्ति डीड धातु से हुई है। डीड धातु से हुई है। ये शब्द की व्युत्पत्ति तक की अपना मत देते हैं, जो डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया ने उल्लेख किया है हिंदी भाषा और साहित्य नामक रचना में। अब हम उनकी बात करेंगे। डिंगल शब्द को एक विभिन्न अर्थ से जोड़ते हैं। एलपी टैसीटरी की बात करें तो एलपी टैसीटरी ने डिंगल को गंवारू या अनियमित भाषा कहा है। एलपी टैसीटरी ने एलपी टैसीटरी, कहीं एलपी टैसीटोरी मिलता है, कहीं टैसीटोरी मिलता है। तो एलपी टैसीटरी के अनुसार डिंगल गंवारू या अनियमित भाषा है। डिंगल गंवारू या अनियमित भाषा है। डिंगल गंवारू या अनियमित भाषा है। यानी उन्होंने ब्रिज से तुलना करते हुए बताया है कि ब्रिज में एक नियमावली है, संहिता है, लेकिन वे कहते हैं कि डिंगल जो है कैसी है, डिंगल गंवारू और डिंगल गंवारू या अनियमित भाषा है या अनगढ़ भाषा है, उसको उन्होंने इस संदर्भ में लिया है। डिंगल गंवारू या अनियमित भाषा है क्योंकि यहाँ वे तुलना पिंगल से करते। पिंगल में कुछ नियम है, लेकिन डिंगल में ऐसा कुछ भी नहीं है। इसे टैसीटरी या टैसीटोरी जो है गंवारू या अनियमित या अनगढ़ भाषा कहते हैं। अगर हम हरप्रसाद शास्त्री की बात करें तो देखिए, हरप्रसाद शास्त्री के अनुसार उन्होंने डिंगल के संदर्भ में अपना मत देते हुए उल्लेख किया है कि डिंगल की उत्पत्ति डगल या डगर से हुई है। हरप्रसाद शास्त्री के अनुसार डिंगल की उत्पत्ति डगल या डगर से हुई है, और वे लिखते हैं कि बाद में पिंगल से तुक मिलाने के लिए डिंगल कह दिया गया। तो हरप्रसाद शास्त्री के अनुसार डिंगल की उत्पत्ति डगल या डगर से हुई है। डिंगल की उत्पत्ति डगल या डिंगल की उत्पत्ति डगल या डगर से डिंगल की उत्पत्ति डगल या डगर से हुई है। बाद में पिंगल से तुक मिलाने के लिए इसे डिंगल कह दिया गया। बाद में पिंगल से तुक मिलाने के लिए इसे बाद में पिंगल से तुक मिलाने के लिए इसे डिंगल कह दिया गया। तो यहाँ हमने टैसीटोरी को लिया, हरप्रसाद
शास्त्री को लिया। इसी तरह से गजराज ओझा कहते हैं कि ड वर्ण की प्रधानता के कारण से डिंगल कहते हैं, जो कैसी डकार प्रधान भाषा है। तो यहां हम लेंगे गजराज ओझा के अनुसार गजराज ओझा के अनुसार ध्यान देना, ड वर्ण की प्रधानता के कारण से डिंगल कहते हैं। ड वर्ण की प्रधानता के कारण इसे ड वर्ण की प्रधानता के कारण से डिंगल कहते हैं। कौन कहते हैं? गजराज ओझा कहते हैं कि ड वर्ण की प्रधानता के कारण से डिंगल कहते हैं, जो डकार प्रधान भाषा है, जो डकार प्रधान भाषा है। तो ये गजराज ओझा का मत है। अगर नरोत्तम स्वामी की बात करें तो नरोत्तम स्वामी कहते हैं कि पिंगल की तर्ज पर इसे डिंगल कहा गया है, और डिंगल शब्द डिंगल का परिवर्तित रूप। ये दोनों ही बातें पहले भी आ चुकी है। यहाँ नरोत्तम स्वामी के संदर्भ में अगर हम उल्लेख करेंगे तो ये बात एक प्रकार से रिपीट है, लेकिन ये इनका अपना जो है मत है। नरोत्तम स्वामी के अनुसार पिंगल की तर्ज पर इसे डिंगल कहा गया है। पिंगल की तर्ज पर इसे डिंगल पिंगल की तर्ज पर इसे डिंगल कहा गया है। ठीक है, पिंगल की तर्ज पर इसे डिंगल कहा गया है। डिंगल शब्द डिंगल का परिवर्तित रूप है। डिंगल शब्द डिंगल का परिवर्तित रूप है। डिंगल शब्द डिंगल का परिवर्तित रूप है, और डिंगल जो नाम दिया सबसे पहले बांकीदास ने दिया है। अगर हम पुरुषोत्तम स्वामी की बात करें तो पुरुषोत्तम स्वामी ने बताया है कि डिंगल शब्द डिम धन गल के योग से बना है। पुरुषोत्तम स्वामी के अनुसार पुरुषोत्तम स्वामी के अनुसार डिंगल शब्द डिम धन गल के योग से बना है। डिंगल शब्द डिम धन गल के योग से बना है। वे कहते हैं डिंगल शब्द डिम धन गल के योग से बना है, और फिर अलग अलग अर्थ बताते हैं।
वे कहते हैं कि डिम का अर्थ डमरू की आवाज है। डिम का अर्थ डिम का अर्थ डमरू की आवाज है। वे कहते हैं डिम का अर्थ डमरू की आवाज है, तो गल का अर्थ गले से है। गल का अर्थ गले से है। डिम का अर्थ डमरू की आवाज, तो गल का अर्थ गले से है, अर्थात गले से डमरू की आवाज में निकल कर जो कविता बनती है उसे डिंगल कहते हैं। अर्थात वे कहते हैं कि गले से डमरू की आवाज में गले से डमरू की आवाज में निकलकर गले से डमरू की आवाज में निकलकर जो कविता बनती है वे लिखते हैं कि गले से डमरू की आवाज में निकलकर जो कविता बनती है उसे डिंगल कहते हैं। गले से डमरू की आवाज में निकलकर जो कविता बनती है वो डिंगल है। तो इनका एकदम अपना अलग मत है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है पुरुषोत्तम स्वामी ने कि डिंगल वीरों को उत्साहित करने वाली वीर रस प्रधान भाषा है। डिंगल वीरों को उत्साहित करने वाली वीर रस प्रधान भाषा है। वीर रस प्रधान भाषा है, क्योंकि डिंगल एक काव्य की शैली है, उस अर्थ में हमें लेना है। इसी तरह से उदयराज ने बताया है कि डिंगल के कवि पिंगल को पांगड़ू भाषा मानते हैं। डिंगल को क्या मानते हैं? डिंगल के कवि जो है पिंगल को क्या मानते हैं? पांगड़ी भाषा मानते हैं या पंगू भाषा मानते हैं। और पिंगल के मुकाबले वे कहते हैं कि डिंगल उड़ने वाली भाषा है, क्योंकि पिंगल की अपेक्षा डिंगल सुगम भाषा है। उसमें किसी तरह की कठोर नियमावली नहीं है, क्योंकि डिंगल में कवि अपनी इच्छानुसार शब्दों का प्रयोग कर सकता है। तो यहाँ हम मत लेंगे उदयराज के अनुसार। उदयराज के अनुसार कौन लिखते हैं? मोतीलाल मेनारिया ये संदर्भ देते हैं। उदयराज के अनुसार मोतीलाल मेनारिया लिखते हैं कि उदयराज जी बताते हैं कि डिंगल के कवि पिंगल को पांगड़ी भाषा मानते हैं। डिंगल के कवि पिंगल को पांगड़ी
पांगली का अर्थ है पंगु। डिंगल के कवि पिंगल को पांगली भाषा मानते हैं। पांगली भाषा, डिंगल के कवि पिंगल को पांगली भाषा मानते हैं, पिंगल के मुकाबले डिंगल को हैं। और ध्यान देना, पिंगल के मुकाबले डिंगल को पिंगल के वे पिंगल के मुकाबले पिंगल के मुकाबले डिंगल को उड़ने वाली भाषा मानते हैं। उड़ने वाली भाषा मानते हैं। ध्यान देना, पिंगल के मुकाबले डिंगल को उड़ने वाली भाषा मानते हैं, क्योंकि पिंगल की अपेक्षा डिंगल सुगम भाषा है। क्योंकि पिंगल की अपेक्षा क्योंकि पिंगल की अपेक्षा डिंगल सुगम भाषा है। क्योंकि पिंगल की अपेक्षा डिंगल कैसी है? सुगम भाषा है, और कवि अपनी इच्छा अनुसार शब्दों का मनमाना प्रयोग कर सकता है। कवि अपनी इच्छा अनुसार शब्दों का मनमाना प्रयोग कर सकता है। ऐसा पिंगल में नहीं है। इस तरह की स्वतंत्रता जो पिंगल में होनी चाहिए वो नहीं है, जो डिंगल में है। अब अगर हम मोतीलाल मेनारिया की बात करें तो अंत में वो जो अपना निष्कर्ष देते हैं हिंदी भाषा और साहित्य नामक ग्रंथ में, वे लिखते हैं कि डिंगल शब्द डींग से बना है। किससे बना है? डींग से बना है। और वे लिखते हैं कि डिंगल शब्द डींग से बना है, अर्थात चारण कवि जिस कविता में अतिशयोक्तिपूर्ण अपने आश्रयदाता का वर्णन करते थे, बढ़ा चढ़ा करके उनकी प्रशंसा करते थे, वो भाषा डिंगल है। और डिंगल में वो फिर पूरे साहित्य के संदर्भ में उल्लेख करते हैं, गद्य पद्य दोनों लिखा गया। तो ये मत या लेते हैं, फिर हम स्लाइड के माध्यम से लेंगे। तो मोतीलाल मेनारिया के अनुसार, डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया के अनुसार, जिन्होंने राजस्थानी साहित्य पर अधिक काम किया है, डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया के अनुसार जो उन्होंने राजस्थानी भाषा और साहित्य में लिखा है, डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया के अनुसार डिंगल शब्द डींग से बना है। डिंगल शब्द डींग से बना है। ध्यान देना, डिंगल शब्द डींग से बना है, अर्थात चारण कवि जिस कविता में
ध्यान देना, वे लिखते हैं कि चारण कवि जिस कविता में बढ़ा चढ़ाकर आश्रयदाताओं की प्रशंसा करते थे, जिस कविता में बढ़ा चढ़ाकर अतिशयोक्तिपूर्ण बढ़ा चढ़ाकर पर्याप्त है, बढ़ा चढ़ाकर यानी अतिशयोक्तिपूर्ण आश्रयदाताओं की चारण कवि जिस कविता में बढ़ा चढ़ाकर आश्रयदाताओं की प्रशंसा करते थे, वो डिंगल भाषा है। आश्रयदाताओं की प्रशंसा करते थे, वो डिंगल भाषा है। डिंगल में ध्यान देना, मोतीलाल मेहनारिया लिखते हैं कि डिंगल में गद्य पद्य में प्रचुर मात्रा में साहित्य मिलता है और विशेष रूप से ध्यान देना चारणों द्वारा लिखा गया साहित्य है। तो मोतीलाल मेहनारिया का मत अलग है। डिंगल शब्द डींग से बना है, अर्थात डींग हाँकना या बड़ा चढ़ा कर कहना, अर्थात चारण कवि जिस कविता में बड़ा चढ़ाकर आश्रयदाताओं की प्रशंसा करते थे, वो डिंगल भाषा है। और फिर मोतीलाल मेहनारिया लिखते हैं कि डिंगल में वे लिखते हैं कि डिंगल में प्रचुर मात्रा में गद्य पद्य में साहित्य लिखा गया। गद्य में किस तरह का साहित्य, पद्य में किस तरह का साहित्य, हम उस पर बात करेंगे स्लाइड के माध्यम से। और हम फिर डिंगल की विशेषताएं लेंगे। काव्य शास्त्रीय आधार पर अगर हम बात करें तो इसे हिंदी में दोहा पढ़ते हैं तो डिंगल में दोहा होता है। दोहा के 5 भेद होते हैं। हिंदी में जिसे हम कवित कहते हैं, जिसे हम छपे कहते हैं, डिंगल में उसी को कवित कहते हैं। आप देखिए जो चंद बरदाई का पृथ्वीराज रासो है, आप जो नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हुआ मूल रासो, उसमें भी प्रधानतः छपे का प्रयोग हुआ है। और जब छपे छंद को आप देखते हैं तो उसके पीछे कवित मिलता है। तो हिंदी में जो छपे है वो डिंगल में कवित है, इस बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ हम डिंगल में जो गद्य पद्य में प्रचुर मात्रा में साहित्य लिखा गया है उस पर हम बात करेंगे। अब देखिए मोतीलाल मेहनारिया लिखते हैं, यहाँ स्लाइड के माध्यम से लेंगे क्योंकि इसमें कुछ विशेषताएं हैं जिनको हम स्लाइड के माध्यम से समझेंगे। अब देखिए मोतीलाल मेहनारिया लिखते हैं कि गद्यात्मक सामग्री अधिकतर ख्यातवात विगत पीढ़ी वंशावलियों के रूप में पाई जाती है। ठीक है, गद्य पद्य दोनों में साहित्य हैं। गद्यात्मक सामग्री किस रूप में, ध्यान देना, गद्यात्मक सामग्री ख्यात वात विगत इस तरह के सवाल आ सकते हैं। पीढ़ी वंशावलियों के रूप में पाई जाती है। और पद्यात्मक सामग्री क्रमबद्ध काव्य ग्रंथों व फुटकर कविता के रूप में पाई जाती है। क्रमबद्ध ग्रंथों में अधिकांश ग्रंथ ऐसे हैं जिनके नाम उनके चरित्र नायकों के साथ रासो, प्रकाश, विलास, रूपक और वचनी का शब्द जोड़कर रखे गए हैं। ठीक है, कैसे, रासो, प्रकाश, विलास, रूपक और वचनी का क्या है, पद्य में है, शब्द जोड़कर रखे गए। जैसे देखिए उदाहरण दिए हैं, सगत सिंह रासो, सूरज प्रकाश, राज विलास, राज रूपक, अचल दास खींचीरी वचनी का। और वो कहते हैं कि या तो इस रूप में या उनमें व्यवर्त छंदों के आधार पर रखे गए हैं। छंदों के आधार पर नामकरण इस प्रकार है, कैसे, वीर मान री निशानी, निशानी छंद है। ठीक है, अमर सिंगरा झूलना ये छंद है। और राजकुमार अनूप सिंह जीरी वेल, यहाँ भी छंद के आधार पर पंवार अखिराज राठौड़, रतन सिंगरा कवित। ठीक है,
पाबू जीरा दूहा, कवित का अर्थ क्या है? छपे हैं। दोहा का दूहा है। तो इस संदर्भ में हमें डिंगल में गद्य पद्य दोनों में प्रचुर मात्रा में साहित्य मिलता है। प्रधानतः चारण कवियों द्वारा लिखा गया साहित्य इसमें है। डिंगल वीर रस प्रधान ओज गुण युक्त है। डिंगल पश्चिमी राजस्थानी या मारवाड़ी का साहित्यिक रूप है। वयण सगाई उसका लोकप्रिय अलंकार है। अब हम यहाँ बात करेंगे, देखिए डिंगल के दोहा छंद की बात करें तो डिंगल में दोहा छंद के 5 भेद। दोहा को दूहा कहते हैं, हम यहाँ समझने के अर्थ में ले रहे हैं। तो यहाँ देखिए क्या लिखा हमने, दूहो। 5 भेद कैसे हैं? दूहो इसमें विषम सम चरणों में, विषम सम चरणों में 13-11 प्रयति है। सामान्य हिंदी में जो है वो इसमें है। और दूसरा है सोरठियो दूहो। देखिए आपने पढ़ा होगा, आपने ढोला मरवा दूहा पढ़ा होगा। सोरठियो दूहो भलो भली मरवन री बात। तो सोरठियो दूहो भलो, सोरठा हिंदी में अलग छंद है, दोहा का एकदम विपरीत है। दोहा में 13-11 प्रयति होती है, सोरठा में 11-13 प्रयति होती है। लेकिन डिंगल में दोहा के 5 भेद है। दोहा यानी दूहा, और उसमें दूसरा भेद है सोरठियो दूहो। तो यहाँ क्या है, यह हिंदी का सोरठा ही है। इसमें विषम सम चरणों में 11-13 प्रयति होती है। तो हिंदी में जो सोरठा है, डिंगल में सोरठिया दूहा है, वो ये ध्यान रखना है। बड़ो दूहो इसका तीसरा भेद है। इसे सांकलियो दूहो भी कहते हैं। सांकलियो दूहो पहले और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती है। ध्यान देना, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा, चौथा। पहले और चौथे चरण में 11, यानी पहला पूर्वार्ध 11, दूसरा उत्तरार्ध 11। सामान्य रूप से 13-11, लेकिन इसमें क्या है, पहले चरण में, उसके बाद सीधे चौथे चरण में 11 है। दूसरे और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं। और चौथा भेद है तुवेरी दूहो। इसमें पहले और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं। पहले चौथे चरण में यह है। तो ये ध्यान देना है कि तुवेरी दूहो में क्या होता है, बड़ो दूहो के एकदम विपरीत होता है। बड़ो दूहो में 11-11 पहले चौथे में होती है, और तुवेरी दूहो में पहले चौथे में 13-13 होती है। तो उसका विपरीत है। और खोड़ो दूहो की अगर बात करें तो इसमें पहले और तीसरे चरण में 11-11, पहला, तीसरा। दूसरे और चौथे चरण में क्या होता है, क्रमशः 13 और 6 मात्राएं होती है। पहले चरण में 11, दूसरे चरण में कितनी, 13, ठीक है। तीसरे चरण में 11 सोरठे की तरह, लेकिन चौथे चरण में 13 न होकर के कितनी होती है, 6 मात्राएं होती है। तो हिंदी में दोहा, जिसे डिंगल में दूहा कहते हैं, दूहा के 5 भेद हैं। ये भेद आपके सामने हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं कव्वित की, ठीक है। कव्वित जो आप मनहरण, घनाक्षरी, रूप घनाक्षरी पढ़ते हो, वो यहाँ नहीं है। हिंदी में जो कव्वित है वो अलग है। लेकिन डिंगल की अगर हम बात करें तो हिंदी का जो छपय है वो डिंगल में कव्वित कहलाता है। कैसे, देखिए, संस्कृत में इसे क्या कहते हैं, षट्पदी कहते हैं, और हिंदी में छपय कहते हैं। ध्यान रखना है। आप पृथ्वीराज राजस्व पढ़ना, उसमें आपको मिलेगा, जैसे ही आप पढ़ोगे तो छपे के पीछे कव्वित लिखा हुआ मिलेगा। कव्वित यहाँ अर्थ है कि हिंदी में जो छपे है वो डिंगल में कव्वित है, ठीक है। हिंदी में जो छपे है, लेकिन डिंगल में छपे को कव्वित कहते हैं। इसके 3 भेद है। कौन से? पहला कव्वित, इसमें 6 चरण होते हैं जो दोहा रोला के योग से बनता है। सामान्य रूप से छपे में होता है कव्वित, इसमें 6 चरण होते हैं जो दोहा रोला के योग से बनता है। और दूसरा होता है शुद्ध कव्वित, इसमें 6 चरण होते हैं जो रोला उलाला के योग से बनता है, ठीक है। रोला उलाला के, जो हम कहते हैं ना शुद्ध कव्वित, ध्यान देना, शुद्ध कव्वित हिंदी में जो छपे होता है रोला उलाला के योग से बनता है, वो यह है, रोला और उलाला, जिसको कहा गया है शुद्ध कव्वित, ठीक है। तीसरा है दोढ़ो कव्वित। इसमें 8 चरण होते हैं। दोढ़ो, प्रथम 6 चरण रोला के तथा अंतिम 2 चरण उलाला के होते हैं। यानी रोला में 4 चरण होते हैं, लेकिन इसमें 1.5 होता है, 2 और चरण होंगे। उसके बाद में
उलाला अर्ध समछंद है, 15-13 प्रजाति होती, 2 उसके होते हैं। तो कवित्त का अर्थ लेना है कि यहाँ मनहरण या घनाक्षरी नहीं है, बल्कि यहाँ हिंदी का जो छपे हैं वही है, जिसे डिंगल में कवित्त कहा गया है। यहाँ किसी तरह से भ्रमित नहीं होना है, उस अर्थ में आपको लेना है। उसके बाद में हम बात करेंगे डिंगल की विशेषताओं की। डिंगल की विशेषताओं की अगर हम बात करें तो हमने मोतीलाल मेनारिया का जो हिंदी भाषा और साहित्य नामक ग्रंथ है उसको आधार बनाते हुए हमने 10-12 बिंदुओं पर जो है बात हम करेंगे। देखिए 10-12 बिंदुओं पर बात करेंगे। डिंगल की विशेषता क्या? डिंगल में ल का उच्चारण, देखिए ल का उच्चारण कहीं दंते ल और कहीं वैदिक भाषाओं मराठी आदि में जो ळ है, ळ की तरह मूर्धन्य होता है। ध्यान देना, डिंगल में ल का उच्चारण कहीं कहीं तो ल होता है, कहीं कहीं ळ होता है, परंतु बहुत से लकारांत शब्द ऐसे हैं जिनको लकारांत कर देने से अर्थ बदल जाता है। जैसे यानी लकारांत को लकारांत करने से क्या अर्थ बदल जाता है, तो लकारांत ही रहने देना है। जैसे माड़ी है डिंगल में, तो इसमें माड़ी का अर्थ क्या है? जाति विशेष है। लेकिन अगर उसको आप डिंगल में लिखोगे माली का माली कर दोगे तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि माली कर देने से उसका अर्थ आर्थिक पहलू से हो जाता है, कहते हैं उसकी माली हालत है। तो ये ध्यान रखना है, इसमें क्या है, ळ का प्रयोग अधिक होता है। डिंगल में बहुत से शब्द ऐसे हैं जिनका उच्चारण करते समय किसी अक्षर विशेष पर जोर देना पड़ता है। जोर देकर न पढ़ने से उस शब्द का अर्थ कुछ और निकलता है और जोर देकर पढ़ने से कुछ और हो जाता है। अगर जोर देकर नहीं पढ़ेंगे तो कुछ और अर्थ होगा और जोर देकर पढ़ेंगे तो कुछ और होगा। जैसे मोर, मोर शब्द, इसमें मौ पर जोर देकर न पढ़ने से इसका अर्थ पीठ होता, कहते हैं मोर, मोर पे, मोर पे, पर जोर देकर पढ़ने से इसका अर्थ मुहर हो जाता, कहते हैं कि मोर लगा, और कहते हैं मोर पे खुजली हो रही है। तो मोर यानी पीठ और मोर यानी मुहर, तो मुंह पे जोर देंगे तो क्या होगा, अर्थ जो है उसका बदल जाता है। अब देखिए आगे, डिंगल वर्णमाला में तालव्य स का प्रयोग नहीं होता, ये ध्यान देना, तालव्य स का प्रयोग नहीं होता। अतः लेखन में तालव्य स के स्थान पर दंते स लिखा जाता, परंतु उच्चारण में स का उच्चारण तालव्य तथा स का उच्चारण दंते होता है। तो ध्यान देना, लेखन में इस स का प्रयोग नहीं होता है। मूर्धन्य स का उच्चारण डिंगल में प्राय ख होता है, जैसे हम आदिकाल भक्तिकाल में पढ़ते हैं श का उच्चारण ख, परंतु तत्सम शब्दों में कहीं कहीं शुद्ध संस्कृत उच्चारण भी होता है। जैसे यह आखाड़ नहीं होगा, आषाढ़ होगा, भीष्म नहीं होगा, भीष्म होगा। डिंगल में यह का उच्चारण, ध्यान देना, यह का उच्चारण यह तथा ज दोनों तरफ से होता है। जब यह किसी शब्द का पहला अक्षर होता है तब इसका उच्चारण प्रायः ज किया जाता है और ज ही लिखा जाता है, परंतु जब यह शब्द के पहले अक्षर के बाद आता है तब वह ज्यों का त्यों बोला और लिखा जाता है। जैसे युद्ध, यानी पहला यह है तो उसका यह का ज हो जाता है, जोधा, योधा से बना है। यह शब्द के पहले अक्षर के बाद में आने पर परिवर्तन नहीं होता है, जात नहीं होगा, न्यात होगा, खजात नहीं होगा, ख्यात होगा। लेकिन प्रारंभ में आया यह तो उसका उच्चारण भी बदलता है और लेखन में भी परिवर्तन आता है, यह ज में बदल जाता है। तो ये ध्यान रखना है, डिंगल में है ऐसा। डिंगल में विसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। प्राचीन डिंगल साहित्य में अनुनासिक के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग अधिक मिलता है, जैसे दांत, आंत, आंख, ये विसर्ग होता नहीं है और अनुस्वार का प्रयोग अधिक होता है। डिंगल में री का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है, किसी दूसरे वर्ण के साथ होता है, जैसे स्मृति, वृत्त, ये स्वतंत्र रूप से री के स्थान पर डिंगल में री का प्रयोग होता है। जैसे ऋषि है
तो इसको क्या लिखेंगे, र के ऊपर छोटी की मात्रा ऋतु है, र के ऊपर छोटी की मात्रा ऋतु लिखेंगे। डिंगल में रेफ का प्रयोग नहीं होता। रेफ से हमारा क्या तात्पर्य है, र के ऊपर लगने वाली, जो किसी शब्द में ऊपर लगने वाली र की मात्रा रेफ होती है, नीचे लगने वाली नहीं, ऊपर लगने वाली। रेफ या तो पूरी रफा रकार में बदल जाता है या स्थानांतरित हो जाता है। जैसे दुर्लभ का क्या हो गया, दुर्लभ, यानी रेप पूरी रकार में बदल गया। और कर्म क्रम, यानी यहाँ भी रेप का प्रयोग होता ही नहीं है, तो यहाँ उसका जो है रूप स्थानांतरित हो गया है। डिंगल में अनेक स्थानों पर ए का हे, देखिए ए का हे, स का छ और व का म हो जाता है। हमने उदाहरण लिया है, जैसे एक को हेक कहेंगे, तुलसी को तुलसी कहेंगे और रावण को रावण कहेंगे, क्योंकि व का म हो जाता है। आगे देखिए, डिंगल में पाद पूर्ति के लिए कहीं कहीं ह तथा कहीं कहीं र का आगम होता है। पाद पूर्ति का अर्थ है छंद में किसी चरण में या किसी पाद या किसी पद, यानी छंद के चरण को पाद कहते हैं, उसकी पूर्ति के लिए कहीं कहीं ह कहीं कहीं र का आगम होता है। जैसे मोती है तो इसमें मोती है हो जाता है, समर है तो समहर हो जाता है, यहाँ भी ह का आगम है, यहाँ ह का आगम है, ठीक है। सज्जड़ है सरजड़ हो गया क्योंकि यहाँ र का आगम हुआ है। सुधीर है सुरधीर हो गया क्योंकि यहाँ भी र का आगम है। डिंगल में पाद पूर्ति के लिए शब्द के प्रारंभ में कहीं कहीं स्वर जोड़ा जाता है, जैसे थान का अथान, रण का आरण, तो इस तरह से उल्लेख मिलता है। संस्कृत हिंदी के नकारांत शब्द डिंगल में णकारांत हो जाते हैं, जैसे रानी रानी, जीवन जीवन, पानी पानी, तो इस तरह के उदाहरण इसमें मिलते हैं। तो आज हमने राजस्थानी विभाषा के प्राचीन स्वरूप डिंगल पर बात की। यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे संबंधित किसी तरह का अगर प्रश्न आता है तो ध्यान देना है, आपको इसी आधार पर तैयार करना है। हमने डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया को, जिनका राजस्थानी भाषा और साहित्य नामक ग्रंथ है, उसको आधार बनाया। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, जिसमें उन्होंने हिंदी साहित्य को उसका संपादन किया है, उसमें उन्होंने डिंगल पर अपना जो मत रखा है उसको भी हमने आधार बनाया है, लेकिन उन्होंने भी संदर्भ डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया से ही लिया है। तो ध्यान देना है, डिंगल जो है पश्चिमी राजस्थानी या मारवाड़ी का साहित्यिक रूप है और वीर रस प्रदान है, ओज गुण युक्त भाषा है। और डिंगल में वयन सगाई प्रमुख अलंकार है, जो एक शब्दालंकार है। इस पर हम जो है अलंकारों के संदर्भ में बात करेंगे, तब बात करेंगे। और डिंगल शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में हमने लिया कि ये सबसे पहले इसका प्रयोग बांकीदासी ने किया है, वहां डिंगल के अर्थ में किया है, उसके बाद पिंगल की तर्ज पर इसे डिंगल कहा गया है। सब भाषाविदों के विद्वानों के अलग अलग मत डिंगल शब्द की व्युत्पत्ति को लेकर, डिंगल शब्द या डिंगल की शैली को लेकर वहां हमने जो है अलग अलग संदर्भ में बात की। फिर हमने डिंगल में विशेष रूप से दूहा और कव्वित पर बात की कि हिंदी में जिसे हम छपे कहते हैं उसे डिंगल में कव्वित कहते हैं। और उसके बाद में हमने डिंगल की विशेषताओं पर बात की। तो इस आधार पर राजस्थानी का प्राचीन स्वरूप जो डिंगल है, जिसे हम मारवाड़ी का साहित्यिक रूप कहते हैं डिंगल, उसे आप तैयार करें। धन्यवाद।